आज की चर्चा का विषय है त्रिकोणमिति, मतलब ट्रिगोनोमेट्री। पर इसे एक और स्कूल के गणित के पाठ की तरह देखने के बजाय चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आज से सदियों पहले जब हमारे पास सैटेलाइट या लेजर नहीं थे, तब इंसानों ने ये कैसे पता लगाया होगा कि चांद हमसे कितनी दूर है? हाँ। या फिर मिस्र के लोगों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के पिरामिडों को इतने सटीक कोणों पर कैसे बना लिया? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली विचार में छिपा है। त्रिकोणमिति। अच्छा। ये सिर्फ त्रिभुजों को नापने का विज्ञान नहीं है, ये उन चीजों को मापने का एक तरीका है जिन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। वाव! ये असल में ज्यामिति को एक नई शक्ति देने जैसा है। आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे, बल्कि उस सोच को समझेंगे जो इन फॉर्मूलों के पीछे है। ठीक है, तो चलिए इसी सोच को ही खोलते हैं। जब हम त्रिकोणमिति कहते हैं तो ये नाम ही हमें कुछ बताता है। ट्रिगोनॉन यानी त्रिभुज और मेट्रॉन यानी माप। हाँ, त्रिभुज का माप। तो ये त्रिभुज का माप है, लेकिन ये किसी भी त्रिभुज के बारे में नहीं है, है ना? इसकी पूरी कहानी एक खास तरह के हीरो से शुरू होती है। बिल्कुल। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण ठीक 90 डिग्री का हो, और इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के खास नाम हैं। 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने वाली, जो हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, उसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज। ठीक है। बाकी 2 भुजाएं हैं लंब परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस। यहीं पर मुझे हमेशा थोड़ी उलझन होती थी। कर्ण तो ठीक है, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, सबसे लंबी भुजा, लेकिन लंब और आधार की पहचान। हाँ, और यही त्रिकोणमिति का पहला और सबसे जरूरी सबक है। कैसे होती है? क्या ये बदलती रहती है? बिल्कुल बदलती है। कर्ण अपनी जगह पर अटल है, लेकिन लंब और आधार का जो खेल है वो पूरी तरह से हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। नजरिए पर? हाँ। कैसे? इसे ऐसे सोचिए, अगर आप एक कमरे के कोने में खड़े हैं तो आपके सामने वाली दीवार इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस दिशा में देख रहे हैं। अच्छा। कर्ण कमरे की सबसे लंबी विकर्ण मतलब डायगोनल की तरह है, वो हमेशा वहीं रहता है। लेकिन सामने वाली दीवार जो कि लंब है और बगल वाली दीवार जो आधार है, वो आपके देखने के कोण के साथ बदल जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो जिस कोण मतलब थीटा की हम बात कर रहे हैं, उसके ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। हमेशा? और उससे लगी हुई भुजा आधार होगी। इसका मतलब एक ही त्रिभुज में एक भुजा कभी लंब हो सकती है और कभी आधार? एकदम सही। बस ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस कोने से देख रहे हैं। अच्छा। और एक बार जब ये नजरिए का खेल समझ आ जाता है तो अगला कदम बहुत तार्किक हो जाता है। वो क्या? अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं तो हम उनके बीच के संबंधों को कैसे समझें? गणित में संबंधों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अनुपात, मतलब रेशियो। अनुपात? हाँ, यहीं से त्रिकोणमिति का असली जादू शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 भुजाएं हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब इनके बीच का रिश्ता हमें कुछ मापने में कैसे मदद करता है? यहीं पर वो अजीब से नाम आते हैं, है ना? साइन, कोसाइन, टैंजेंट। हाँ, ये त्रिकोणमिति के 3 मुख्य कलाकार हैं। ये बस लैटिन नामों वाले लेबल हैं जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के 3 खास अनुपातों को दिए गए हैं। अच्छा। साइन, जिसे हम साइन थीटा लिखते हैं, ये लंब और कर्ण का अनुपात है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसाइन यानी कॉस थीटा, ये आधार और कर्ण का अनुपात है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक। और टेंजेंट यानी टैन थीटा, ये लंब और आधार का अनुपात है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसे याद रखने का वो एक मजेदार तरीका भी है, SOH CAH TOA। हाँ, मुझे याद है जब मैंने पहली बार SOHCH2 सुना था तो मुझे लगा ये किसी पुरानी भाषा का कोई मंत्र है। लेकिन ये काम करता है। SOH यानी साइन इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, CAH कोसाइन इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और TOA टेंजेंट इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट मतलब लंब और एडजेसेंट मतलब आधार। बिल्कुल। कभी-कभी गणित में सबसे अजीब लगने वाले तरीके ही सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। तो एक मिनट रुकिए, अगर टैन थीटा लंब और आधार का अनुपात है, तो इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल असल दुनिया में कुछ मापने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो इसका क्लासिक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए मुझे एक बहुत ऊंची इमारत की ऊंचाई मापनी है, लेकिन मेरे पास उसे नापने के लिए कोई फीता नहीं है। हाँ, तो आप क्या करेंगे?
मान लीजिए आप उस इमारत से कुछ दूरी पर खड़े हैं। ये दूरी आपका आधार बन गई। ठीक है। आधार? हाँ। अब आप एक डिवाइस से ये मापते हैं कि आपको इमारत की चोटी देखने के लिए अपनी गर्दन कितनी डिग्री ऊपर उठानी पड़ रही है। ये आपका कोण थीटा हो गया। हाँ। इमारत की ऊंचाई आपका लंब है। हाँ। अब हमारे पास समीकरण है tan थीटा इज इक्वल टू लंब आधार। अच्छा। हमें थीटा पता है, आधार पता है, तो हम आसानी से लंब यानी इमारत की ऊंचाई की गणना कर सकते हैं बिना इमारत पर चढ़े। ये तो कमाल है। मतलब एक सरल सा अनुपात हमें वो मापने की शक्ति देता है जो हमारी पहुंच से ही बाहर है। एग्जैक्टली। तो ये 3 मुख्य अनुपात हो गए। हाँ। लेकिन इनके 3 और साथी भी हैं। हाँ। है ना? कोसिकेंट, सीकेंट, कॉटेंजेंट। हाँ। इनकी क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों बस हमारे मुख्य अनुपातों के उल्टे हैं, मतलब रेसिप्रोकल। उल्टे? हाँ, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट और टैन का उल्टा कॉटिंजेंट। अब सवाल उठता है कि इनकी जरूरत क्या है? हाँ, वही। सच तो ये है कि ये गणनाओं को आसान बनाते हैं। कभी कभी समीकरण में 1 साइन थीटा लिखने के बजाय सिर्फ कॉसेक थीटा लिखना ज्यादा साफ सुथरा और सरल होता है। अच्छा, तो ये गणित की भाषा को और सुंदर बनाते हैं। हाँ, से। और संक्षिप्त भी। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 6 अनुपात हैं। लेकिन गणित में सिर्फ नियम नहीं होते, कुछ सार्वभौमिक सत्य भी होते हैं, जिन्हें सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज कहते हैं। उन्हें जादुई चाबियां कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे वाकई किसी भी ताले को खोल सकती हैं। सर्वसमीकाएं ऐसे समीकरण हैं जो कोण थीटा के किसी भी मान के लिए हमेशा सच होते हैं। और इनमें सबसे मौलिक है पाइथागोरियन सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो हर जगह दिखाई देती है, लेकिन ये आती कहाँ से है? क्या इसका पाइथागोरस प्रमेय से कोई लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। यह पाइथागोरस प्रमेय का ही त्रिकोणमितीय रूप है। अच्छा। याद कीजिए, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण PH। हाँ, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण BH। हाँ। अब अगर आप इन मानों को समीकरण में रखें तो आपको मिलता है PH स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ठीक है। जो बनता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो H स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल। तो हमें मिला H स्क्वायर, जो कट कर क्या हो जाता है? 1। वाह। ये तो कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध तर्क है। हाँ। ये दिखाता है कि ये सब विचार एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक गणितीय ट्रिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि ये सर्वसमीकाएं एक ही परिवार का हिस्सा है। ये सब एक ही मूल सच्चाई पाइथागोरस प्रमेय के अलग अलग रूप हैं। यही तो गणित की सुंदरता है। बिल्कुल। और इसी एक मुख्य सर्वसमीका से बाकी दो भी निकलती हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये मुश्किल दिखने वाले समीकरणों को सरल बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण है। आपने शुरू में संगीत का जिक्र किया था, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ ज्यामिति और त्रिभुज और दूसरी तरफ संगीत की धुनें। इन दोनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? ये त्रिकोणमिति का सबसे सुंदर एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से। संगीत का सार ही तरंगों में छिपा है। हर सुर, हर साज की आवाज एक तरंग है। और साइन और कोसाइन फंक्शन असल में इन तरंगों का सबसे शुद्ध गणितीय रूप है। जब आप एक गिटार का तार छेड़ते हैं तो वो जो तरंग पैदा करता है उसे एक साइन वेव के रूप में देखा जा सकता है। अच्छा। उस तरंग की ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड आवाज की प्रबलता तय करती है और वो कितनी जल्दी जल्दी कंपन कर रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये उसका सुर या पिच तय करता है। तो जब संगीतकार सामंजस्य मतलब हार्मनी बनाते हैं, जब दो सुर एक साथ अच्छे लगते हैं, तो वे अनजाने में साइन तरंगों को इस तरह से मिला रहे होते हैं जो गणितीय रूप से सुखद होती हैं। हाँ, बिल्कुल। संगीतकार भले ही समीकरण न लिखें, पर संगीत का पूरा ढांचा और सामंजस्य त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर ही टिका है। ये एक अदृश्य गणित है जो हमारे कानों को सुनाई देता है। यह तो अद्भुत है। अब वापस परीक्षा की तैयारी वाली दुनिया में आते हैं। अक्सर कुछ खास कोणों 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान याद करने के लिए कहा जाता है। हाँ, पूरी तालिका होती है। क्या उसे रटने के अलावा कोई और तरीका है? हाँ, और तरीका समझना रटने से हमेशा बेहतर होता है। एक बहुत सरल पैटर्न है। साइन के मानों के लिए आप √n2 का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। √n2? हाँ, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 और 4 होता है, इन 5 कोणों के लिए क्रमशः। एक मिनट से करके देखते हैं। साइन 0 डिग्री के लिए n = 0, तो √02 = 0,
सही है। सही है। साइन 30 डिग्री के लिए n = 1 तो √12 = 1/2, ये भी सही है। साइन 45 डिग्री के लिए n = 2 तो √22। साइन 60 डिग्री के लिए n = 3 तो √32 और साइन 90 डिग्री के लिए n = 4 तो √42 यानी 2 = 1। ये तो वाकई काम करता है ना? और कोसाइन के लिए आपको कुछ नया नहीं करना, बस n के मानों का क्रम उल्टा कर देना है। 4 3 2 1 0। अच्छा, तो cos 0 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 90 डिग्री का है, यानी 1। और एंजेंट का मान तो और भी आसान है। वो कैसे? क्योंकि tan थीटा हमेशा साइन थीटा को cos थीटा से भाग देने पर मिलता है। तो आपको सिर्फ साइन का पैटर्न याद रखना है और बाकी सब अपने आप निकल आता है। ये तो बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अभी तक हम 0 से 90 डिग्री के बीच के कोणों की ही बात कर रहे हैं। हाँ, पर कोण तो उससे भी बड़े हो सकते हैं। 120 डिग्री, 250 डिग्री, तब क्या होता है? बहुत सही सवाल। यहीं पर त्रिकोणमिति त्रिभुजों की दुनिया से निकलकर वृत्तों यानी सर्कल्स और निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया में प्रवेश करती है। अच्छा, हम कोणों को एक XY अक्ष पर एक घूमने वाली रेखा के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब ये रेखा घूमती है तो ये 4 चतुर्थांशों मतलब क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है। और यहीं पर वो नियम आता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। ये क्या बताता है? ये याद रखने का एक तरीका है कि किस चतुर्थांश में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। पहले चतुर्थांश में ऑल यानी सभी पॉजिटिव, दूसरे में स्टूडेंट्स यानी सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव। अच्छा, तीसरे में टेक यानी सिर्फ tan और उसका उल्टा कोटेंजेंट, और चौथे में कैलकुलस यानी सिर्फ कॉस और उसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब उनके चिन्हों क्यों बदलते हैं? इसका कारण x और y अक्ष के चिन्ह हैं। याद कीजिए, साइन थीटा का संबंध y अक्ष से है और कॉस थीटा x अक्ष से। हाँ, पहले चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सब पॉजिटिव है। दूसरे में x नेगेटिव हो जाता है, लेकिन y पॉजिटिव रहता है, इसलिए सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। और इसी तरह आगे भी। समझ गई। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि त्रिकोणमिति सिर्फ त्रिभुजों को मापना या परीक्षा पास करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भाषा है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो समकोण त्रिभुज, अनुपातों और सर्वसमुकाओं जैसे सरल सिद्धांतों पर बना है, लेकिन हमें पिरामिडों से लेकर संगीत की धुनों तक को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। ये बुनियादी सिद्धांत ही आगे की बड़ी और जटिल समस्याओं को हल करने का पहला कदम है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे जितना ज्यादा बोला जाए उतनी ही अच्छी तरह समझ आती है। और नियमित अभ्यास से। हाँ, नियमित अभ्यास से न केवल गणना में महारत हासिल होती है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया ज्यामितीय दृष्टिकोण भी मिलता है। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर त्रिकोणमिति ध्वनि तरंगों जैसी अपेक्षाकृत सरल तरंगों का विश्लेषण कर सकती है, तो क्या ब्रह्मांड से आने वाली जटिल तरंगों जैसे कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों, उनके पैटर्न और उनकी ज्यामिति को समझने में भी इसकी कोई भूमिका हो सकती है? यह एक बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को स्पेस टाइम की ज्यामिति में वक्रता मतलब कर्वेचर के रूप में देखा जाता है। अच्छा। और उस ज्यामिति को समझने के लिए जिस गणित का उपयोग होता है वो त्रिकोणमिति के इन बुनियादी सिद्धांतों पर ही बना है, बस वो बहुत अधिक उन्नत स्तर पर है। वाह। यह दिखाता है कि एक समकोण त्रिभुज में छिपे सरल से विचार ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कुंजी बन सकते हैं।